तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य सिंह चौहान। तो आज मैं बात करूंगा बायोलॉजी के बारे में, जूलॉजी के बारे में। तो बात करते हैं जूलॉजी के बारे में। इसको थोड़ा सा मिटा इटा लेते हैं और थोड़ी इधर जो बनाते हैं जगह, है ना यार, बनाई जाए थोड़ी जगह, और फिर बात करते हैं हम लोग जूलॉजी के बारे में, है ना। जूलॉजी के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। इसको थोड़ा सा सेट कर लूँ मैं, फिर हम लोग बात करेंगे। करिया कलर लेते हैं। तो जूलॉजी में हम लोग बात करेंगे सेल के बारे में। एक मिनट। तो जूलॉजी में हम लोग बात करेंगे सेल के बारे में, है ना। सेल कितने प्रकार के होते हैं? सेल बेसिकली मेनली तो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक, एक होते हैं यूकैरियोटिक। मतलब ऑर्गेनिज्म या फिर सेल दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक। पर हम लोग अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहे, तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। अभी हम लोग सेल का बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं कि सेल का बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है आखिरकार। तो सेल की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। सेल की बात करें तो सेल में मेनली दो तीन तरह की मतलब चीज़ें होती हैं। पहले हम लोग ह्यूमन सेल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? ह्यूमन सेल की बात करते हैं, है ना। हम लोग बात करते हैं ह्यूमन सेल की। ह्यूमन सेल में बात करें तो ये जैसे एक हम लोग सेल बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा मिटाया जाए। ये हमने जैसे कि एक हमने अरे भाई, ये जैसे कि हमने एक सेल बना लिया, है ना। ये क्या है? ये है एक सेल। ये क्या है? ये है एक सेल। अब सेल में मेनली कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? सेल में मेनली होती है इनर स्ट्रक्चर की। हम लोग बात करें तो सेल में मेनली होता है, सेल में मेनली होता है, बीच में होता है हमारा न्यूक्लियस, जो कि सेल का ब्रेन कहा जाता है। बीच में होता है हमारा न्यूक्लियस। इधर होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इधर होता है न्यूक्लियस। इधर होता है गोल्जी बॉडी। इधर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर जिसको हम लोग बोलते हैं, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इन सब के बारे में धीरे धीरे हम लोग बात करते हैं। इधर होता है हमारा साइटोप्लाज्म, नहीं, जो इधर मैं बात करता हूँ, पहले इन सब के बारे में ही बात करते हैं। इसको हम लोग ज़रा सा भी मिटा देते हैं। न्यूक्लियस वगैरह इन सब के बारे में बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं हम, है ना। ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। ये क्या करता है? ये पावर को बनाता है, मतलब मतलब एक तरह से एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। एनर्जी को प्रोड्यूस करता है मतलब क्या? मतलब ये कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी बनाता है। हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी बनाता है। अभी एनर्जी बनाता क्या, कैसे? ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन को लेके ग्लूकोज को बेसिकली बनाता है, ग्लूकोज को तोड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। ब्लड में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, और जो हम लोग फूड हम लोग खाते हैं, जो हम लोग खाते हैं फूड, फूड में होते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जो हम लोग खाते हैं, हम लोग दाल चावल खाते हैं, ये सब चीज़ें खाते हैं, इनमें होते हैं न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन वगैरह होता है ना। तो इन सबको ये क्या करता है? ये सब तोड़ ताड़ के पूरा ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अभी कैसे करता है हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी आप लोग याद रखो कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऑक्सीजन के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करता है, या फिर एनर्जी बनाता है। जो हम लोग काम कर रहे हैं वो एनर्जी के थ्रू हम लोग कर पा रहे हैं। बिना एनर्जी का हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। जो हमारी गाड़ी होती है, कार है, जो ऐसे ही बता देता हूँ, जो हमारी कार है उसमें हमको अगर कार को अगर हमको चलाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको करना पड़ेगा, उसमें डालना पड़ेगा हमको तेल। हमको उसमें डालना पड़ेगा पेट्रोल, अगर पेट्रोल या फिर डीजल, है ना। पेट्रोल या फिर डीजल हमको डालना पड़ेगा। बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि पेट्रोल उसके लिए एक ईंधन का सोर्स है। पेट्रोल किसका बना हुआ है? कार्बन का बना हुआ है। पेट्रोल किसका बना हुआ है? कार्बन का बना हुआ है। तो कार्बन उसके लिए क्या है? एक एनर्जी का सोर्स है। इंजन क्या करता है? इंजन पेट्रोल मॉलिक्यूल जो कि कार्बन से बने हुए होते हैं उनको, CO2 नहीं चच्चा, अरे, जो कि कार्बन से बना हुआ होता है, वो क्या करता है? वो कार्बन को
तोड़ के उसमें से एनर्जी निकालता है, उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और उससे हमारा जो पिस्टन होता है वो क्रैंक शाफ्ट पिस्टन वगैरह ऐसा कुछ जुड़ा हुआ होता है, ऐसा ट्यूब टाइप का होता है, इसमें पिस्टन घूमता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इससे हमारा जो व्हील होता है वो घूमता है। तो ये होता है ना, तो ये हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि क्या करता है, एनर्जी बनाता है। दूसरा हो गया ये जो जी से मैंने लिख रखा है, ये हमारा गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी क्या करते हैं, ये थोड़ा सा गलत हो गया। गोल्जी बॉडी क्या करती है, गोल्जी बॉडी क्या करता है, पूरी बॉडी में, बताता हूँ मैं, गोल्जी बॉडी क्या करता है, गोल्जी बॉडी पूरी बॉडी में हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया ने जो इधर से एनर्जी बनाई है, उस एनर्जी को हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ले जाता है। जैसे कि हमारी बॉडी में सेल, एनर्जी कहाँ पर बन रही है, सेल में ही तो बन रही है। तो एनर्जी सेल में जब बन रही है तो उसको, जैसे कि मान लो हमारी पूरी बॉडी है, ये हमारी है ना, ये हमारी पूरी बॉडी है, इसमें सेल हैं, छोटे 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 सेल हैं, है ना। अब ये मान लो हाथ का एरिया है, अब मान लो मैं काम कर रहा हूँ, मैं हाथ का काम ज़्यादा कर रहा हूँ, मैं फिजिकल वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं जिम में डंबल उठा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मेरे मेरे हाथों को ज़्यादा ज़रूरत है एनर्जी की, ना कि मेरे दिमाग को या फिर मेरे मुंह को। जब मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी आपको बायोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ, तो अभी मुझे ज़रूरत है अपने मुंह में ज़्यादा एनर्जी जाए। अगर एनर्जी नहीं होगी तो मैं आपको बता ही नहीं पाऊँगा, एनर्जी, मेरा मुंह ही नहीं चलेगा। तो ये है ना। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, मान लो यहाँ पर हमारा हाथ है और यहाँ पर हमारा हाथ है, मान लो मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ, पैर का तो कोई यूज़ ही नहीं हो रहा, पैर में जो भी हमारी एनर्जी बन रही है वो तो सीधे पड़ी हुई है, मेन काम हमारा हाथों से हो रहा है, हाथों से हो रहा है ना। तो ये गोल्जी बॉडी क्या करेगा, जो भी इधर की पैर में जो सेल्स ने एनर्जी बनाई थी, माइटोकॉन्ड्रिया ने जो भी एनर्जी बनाई थी, उसको ये ले जाएगा और हाथों में पहुंचा देगा, ये जो भी एनर्जी बनाई थी। तो ये काम होता है गोल्जी बॉडी का। तो गोल्जी बॉडी का बेसिकली काम क्या हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी का। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या हो गया, एनर्जी बनाने का। गोल्जी बॉडी का काम क्या हो गया, एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का, एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन करने का, है ना। ये चीज़ हो गई। न्यूक्लियस तो भैया आपको पता ही है इसके अंदर होता है, ये इसको हम लोग बाद में बात करेंगे। ब्रेन ऑफ सेलम कहा जाता है इसको। एक और होता है इधर लाइबोसोम, लाइसोसोम जो भी कहते हैं हम लोग, लाइसोसोम कहते हैं। तो लाइसोसोम के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। एक होता है हमारा लाइसोसोम, इसको क्या कहते हैं, लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम, लाइसोसोम करता है, लाइसोसोम इसमें एक एसिड पाया जाता है। अगर कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो गई या फिर सही से काम नहीं कर रही है, मान लो कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ख़राब हो गया या फिर सही से काम नहीं कर रहा, तो ये लाइबोसोम क्या करेगा, इसके ऊपर एसिड की थोड़ी सी मतलब ऐसा छिड़काव करेगा और ये माइटोकॉन्ड्रिया को ख़त्म कर देगा, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कर देगा, इधर से ख़त्म कर देगा। मान लो पहले इधर माइटोकॉन्ड्रिया था, सही से काम कर रहा था, धीरे धीरे माइटोकॉन्ड्रिया ने काम करना बंद कर दिया या फिर कुछ हो गया है, काम करना बंद कर दिया। लाइबोसोम क्या करेगा, इधर से इसने एसिड फेंका और इसको ख़त्म कर दिया। अब ये ख़त्म हो गया तो सेल के अंदर से माइटोकॉन्ड्रिया तो ख़त्म हो गया, तो अब एनर्जी बनाएगा कौन, इसके लिए होता है सेंट्रोसोम। इसके लिए क्या होता है, सेंट्रोसोम। इधर होता है हमारा सेंट्रोसोम, है ना। सेंट्रोसोम के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, अब भैया इसने लाइसोसोम ने इसको मार तो दिया, सेंट्रोसोम क्या करेगा, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम क्या करेगा, ये क्या करेगा, सेल डिवीज़न का काम करेगा या फिर ये क्या करेगा, बेसिकली सेल डिवीज़न तो नहीं करेगा, ये जो भी, जैसे कि लाइसोसोम ने इसको मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया को मार दिया या फिर माइटोकॉन्ड्रिया या फिर कोई अंग काम करना बंद कर दिया या फिर कुछ और हो गया, सेल डैमेज हो गया, तो ये सेंट्रोसोम क्या करेगा, वापस से उस चीज़ों को बना देगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ने काम करना बंद कर दिया, सेंट्रोसोम ने उसको हटा दिया, वो मतलब लाइसोसोम ने उसको हटा दिया, सेंट्रोसोम ने एक नया माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, है ना। तो निर्माण का काम कौन करेगा, निर्माण का काम करेगा लाइसोसोम।
है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। और क्या चीज़ें होती हैं देख लेते हैं, फिर मैं सीधे आपको वो PDF वाले फॉर्म में बताऊँगा। ER की बात करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या बोलते हैं? ER का मतलब क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? बेसिकली प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है? प्रोटीन निर्माण करता है, प्रोटीन बनाता है ना। तो ये क्या करता है? प्रोटीन बनाता है, और इसमें ही पाया जाता है, ये ऐसा बेसिकली स्ट्रक्चर रहता है। ये बेसिकली एक तो प्रोटीन का निर्माण भी करता है। इसके दो चीज़ें, दो मतलब पार्ट रहते हैं ER के। एक होता है स्मूथ ER, ये मतलब दो साइड रहती है, जैसे कि ये ER है, इसकी दो साइड, एक रफ वाली साइड, एक स्मूथ वाली साइड। तो ये दो साइड रहती है। रफ वाली, ये जो रफ वाली साइड है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रफ ER, रफ ER। इसको बोलते हैं स्मूथ ER। स्मूथ ER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों होता है? क्योंकि इधर फैट पाया जाता है। फैट क्या करता है? फैट बेसिकली इधर फैट का ही निर्माण होता है, या फिर प्रोटीन का निर्माण होता है। और इधर किसका निर्माण होता है? इधर कुछ निर्माण नहीं होता, ये बस बेसिकली इसको स्ट्रक्चर में मदद करने का काम करता है ना। तो ये चीज़ होगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि PDF में क्या कुछ दे रखा है। PDF में क्या दे रखा है चच्चा? हम लोग पढ़ रहे थे जोलॉजी। बायोलॉजी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है जोलॉजी, एक होता है बोटेनी। जोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं जंतुओं के बारे में। जंतुओं के बारे में मतलब क्या? जंतुओं के बारे में मतलब एनिमल्स के बारे में, या फिर ह्यूमंस के बारे में। ह्यूमंस भी एक तरह के एनिमल्स, ये मैमल्स हो गए। बेसिकली हम लोग बात करते हैं एनिमल्स के बारे में। बोटनी में हम लोग बात करते हैं प्लांट्स के बारे में, है ना। और बोटेनी का जनक मतलब बोटेनी का निर्माण मतलब बोटेनी जिसने मतलब बनाई होगी, जिन्होंने नाम दिया बोटेनी को, या फिर जिन्होंने बोटेनी लिखी, उनको बोलते हैं थेरोफेटस। उनने मतलब बोटेनी का मतलब एक तरह से जनक कहा जाता है। जोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? जोलॉजी का जनक, या फिर चलो इसके बारे में तो हम लोग बाद में बात करते हैं। जोलॉजी का जनक बेसिकली कहा जाता है, या फिर बायोलॉजी का जनक कहा जाता है, और रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक क्या थे भैया? रॉबर्ट हुक ने, चलो इसके बारे में तो बात करते ही हम लोग। सेल के बारे में बात करें। ये बेसिकली सेल के जनक थे। क्या लिखा है चच्चा? साइट सेल। सेल क्या होता है? सेल होता है हमारी बॉडी में, सेल पाया जाता है, वो सेल की बात हो रही है बेसिकली इधर। और सेल की स्टडी को हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। जो हमने अभी पढ़ा उसको हम लोग कहेंगे साइटोलॉजी। बायोलॉजी के काफ़ी ज़्यादा मतलब वो होते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रांचेस होती हैं, या फिर हड्डियों की मतलब वो मतलब बोन्स वगैरह की स्टडी करते हैं तो उनको अलग बोलते हैं। हड्डियों की स्टडी करते हैं उनको अलग बोलते हैं। और इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह उनको अलग बोलते हैं। हार्ट वगैरह को अलग बोलते हैं। जो वो बेसिकली होती है जैसे जो सेल का मतलब करता है उसको साइटोलॉजी कहा जाता है। और क्या लिखा है? कोशिका प्रत्येक जीवाधारी की, ये तो मतलब वही है कि एक इकाई है। मतलब क्या है? स्मॉल, बेसिकली हमने घर बनाया है, हमने घर बनाया तो उसमें जो मेन चीज़ है वो क्या है? वो मेन चीज़ जिस पे घर टिका हुआ है, जिस या फिर जिसको जोड़ जोड़ के घर बना है, वो है बेसिकली हमारी ईंट, हमारी ब्रिक। तो हमारी ब्रिक क्या है? ह्यूमन्स या फिर प्लांट्स या फिर एनिमल, जीवों की ब्रिक क्या है? जीवों की इकाई क्या है? वो है सेल, है ना। सबसे छोटी, ऐसा ही नहीं कि सबसे छोटी है, सेल के अंदर भी अपने माइटोकॉन्ड्रिया ये सब पड़े, पर यह कि जो सबसे छोटी मतलब जो पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे सेल। प्रथम कोशिका की खोज किसने करी थी? 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। तो ये कुछ चीज़ें, मृत कोशिका, ये सब आप पढ़ते रहना। रॉबर्ट हुक ने अपनी कोशिका संबंधी खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफी पुस्तक में किया गया है। माइक्रोग्राफिया पुस्तक में कहा गया। ये जो रॉबर्ट हुक ने जो अपनी पुस्तक वगैरह लिखी होगी, अपनी बुक वगैरह लिखी होगी, इसमें ये जो साइट हुई है मतलब सेल वगैरह का है, इन सब का मतलब वो बताया था कि सेल में ये होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या करता है, ये सब चीज़ें हो गई। और क्या है? प्रथम बेसिकली इन्होंने क्या करा था, ये
रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका का मतलब, जैसे कोशिका मर गई, कोशिका मतलब क्या, सेल मरी हुई, डेड सेल का मतलब बेसिकली क्या करा था इन्होंने, खोज करी थी। और फिर 1674 में जिंदा जिंदा सेल की खोज करी थी एंटोनी वान ने, एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने। ये नाम थोड़े अजीब होते हैं, आप देख लेना, विदेशी नाम है, अंग्रेज। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। अरे भाई यार, ये वही बैक्टीरियोलॉजी मतलब जो बैक्टीरिया पे करते हैं, जैसे कि हमारा वो था क्या, प्लेग वगैरह आया था, है ना, महामारी, कोरोना आया, कोरोना में क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है वो। तो ये कुछ चीज़ हो गई। स्लाइडेन एवस्वान कोशिका का सिद्धांत दिया था। ये सब छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है, माइक्रोप्लाज्मा होती है छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग कांडा, शुतुरमुर्ग जो होता है वो ऑस्ट्रिच कांडा, ऑस्ट्रिच एग, जो सबसे बड़ी कोशिका कहा जाता है। ब्रेन में सबसे लंबी कोशिका पाई होती है, न्यूरॉन, आपको पता होगा, है ना, नहीं तो बता देंगे, क्या दिक्कत है, जब ब्रेन पढ़ेंगे तब वो भी बता के देखेंगे। ह्यूमंस में सबसे बड़ी कोशिका होता है अंडाणु, ओवम, फीमेल में जो ओवम होता है। और मानव में सबसे छोटी, मतलब ह्यूमन में सबसे छोटा सेल जो होता है वो होता है स्पर्म। तो इन सब चीज़ों के बारे में तो हम लोग बात करते रहेंगे। अब इस अब के बारे में हम लोग बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन वगैरह के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन जैसे कि, चलो बाद में देखेंगे हम लोग। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।